कांग्रेस ने राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर लिए हैं, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट हैरान कर देने वाली है, क्योंकि पार्टी ने गुटबाजी के खामियाजों को समझते हुए बड़ा उलटफेर किया है और प्रदेश के बाहर से उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की है। इसका पार्टी पर क्या असर होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम जहां थे वहीं पर रह गए। यही हाल कमोबेश इस समय कांग्रेस नेताओं का है, जो हरियाणा, राजस्थान समेत 7 राज्यों से राज्यसभा जाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। कांग्रेस हाईकमान ने गुटबाजी और नाराजगी का तोड़ निकालने के लिए हेराफेरी की ऐसी कूटनीतिक गुगली फेंकी कि गुटबाजी में शामिल नेता क्लीन बोल्ड नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जहां चर्चा थी कि पार्टी हरियाणा से कुमारी सैलजा या रणदीप सुरजेवाला को राज्यसभा भेज सकती है, वही पार्टी ने कुमारी सैलजा को तो निराश किया ही, लेकिन पार्टी के लिए सुरजेवाला की वफादारी के लिए उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में एंट्री मिलने वाली है। कांग्रेस की राज्यसभा के लिए जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट पर नजर डालें तो समझ आता है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से दिग्गज और खासम खास नेताओं को अलग अलग राज्यों से संसद के ऊपरी सदन में भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार: छत्तीसगढ़ राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन; हरियाणा अजय माकन; कर्नाटक जयराम रमेश; मध्य प्रदेश विवेक तनखा; महाराष्ट्र इमरान प्रतापगढ़ी; राजस्थान रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी; तमिलनाडु पी चिदम्बरम। कांग्रेस की इस लिस्ट में गुटबाजी का डर साफ दिखता है। गुटबाजी के खामियाजे से निपटने के लिए कांग्रेस ने कूटनीतिक हेरफेर का सहारा लिया है, लेकिन ये फैसले का पार्टी वर्कर्स को कितना असर आएगा, ये तो समय ही तय करेगा, क्योंकि पार्टी के फैसले से प्रदेश में काम कर रहे लोगों की आकांक्षाओं को चोट जरूर पहुंची होगी। कांग्रेस का बड़ा उलटफेर: राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा से अजय माकन बनाए गए उम्मीदवार। हरियाणा से कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के पैराशूट उम्मीदवार के भारी होने की बातें भले ही दबे लहजे में हो रही हो, लेकिन केंद्र की पसंद के खिलाफ जा पाना हरियाणा के कांग्रेस विधायकों के लिए मुश्किल होगा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भले अजय माकन का रिपोर्ट कार्ड खराब रहा, लेकिन पार्टी के प्रेम में अजय माकन ने हर परीक्षा पास की है। इसके बाद अब पार्टी हाईकमान के फैसले को देखकर कहा जा सकता है कि उन्हें उनकी वफादारी का इनाम मिला है। वही नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने आज विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। उसमें प्रत्याशी को लेकर कोई सवाल तो नहीं उठाता है, उस पर भी निगाहें टिकी रहेगी। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और राजनीतिक विश्लेषक है राजकुमार सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले केवल ढींगरा जी, मैं आपके पास आऊंगी। केवल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। क्या हाईकमान पहले समझ चुका था कि हरियाणा में कोई खेला हो सकता है राज्यसभा चुनाव में, जो बाहर के बंदे को राज्यसभा की टिकट दी गई? ऐसा है, हरियाणा के अंदर खेला कृष्ण पवार जी को भी आने से हुआ है, क्योंकि वो भी बाहर के आदमी हैं। वो पहले INLD में थे, अब वो बीजेपी से आके राज्यसभा के उम्मीदवार हो गए, तो वहां भी खेला हो गया। अब खेला हमारे यहाँ जो हुआ है, हमारी हाईकमान है, हाईकमान ने जो उम्मीदवार तय किया, हमने पिछली 4 डिबेट में जो है यही बात रखी थी, हाईकमान जिसको चुनेगा हम उसको जिताने का काम करेंगे। तो दो चेहरे थे, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, जो सबसे ऊपर टॉप लिस्ट चल रहे थे, लेकिन अब जो नाम सामने आया वो अजय माकन का। जी, वो टॉप लिस्ट किसने बनाई है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो टॉप लिस्ट कौन बनाता है? सबसे ऊपर यही चल रहे थे, रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान में भेजा गया।
देखिए, उनको राजस्थान भेजा गया, ये हमारी हाईकमान का फैसला है। इसकी टॉप लिस्ट किसने बनाई मुझे नहीं मालूम, ये तो हाईकमान का फैसला है। टॉप लिस्ट हम नहीं बनाते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ, हरियाणा का काम जो है, जब से राज्यसभा के डेट घोषित हुई है कि चुनाव होने हैं इस दिन, तब से लेके आज तक यही, पिछले कल तक यही नाम चल रहे थे कि कुमारी सैलजा का नाम आ सकता है सामने या फिर रणदीप सुरजेवाला का। क्या डर था, जो गुटबाजी थी कांग्रेस में या अंतरकलह थी, उसका डर था कि रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि 2016 में भी ऐसे हुआ था यहाँ पर प्रदेश में। जी देखिए, जब हम डिबेट करते हैं जी, तो सबसे पहले हम कांग्रेस की जब बात शुरू करते हैं तो उसके साथ साथ एक वर्ड चलाते हैं, गुटबाजी गुटबाजी गुटबाजी। ये एक हमारा ना फैशन हो गया। इस फैशन को हमें रोकना, मतलब आप नहीं मानते कि गुटबाजी है? भेजा नाम केवल जी, गुटबाजी नहीं, आप नहीं मानते कि गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में? कोई गुटबाजी नहीं थी। अगर गुटबाजी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष बदला गया तब गुटबाजी दिखाई दी। अभी किरण चौधरी ने ट्वीट किया विपक्ष आपके समक्ष लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि कार्यकारी अध्यक्ष कहाँ पे है, कहाँ पे है उनकी फोटो। क्यों आप स्वीकार नहीं करते कि गुटबाजी नहीं चल रही है? सुनिए, आज क्यों आज क्यों कांग्रेस को आज क्यों कांग्रेस को बाहर का इंसान लाके यहाँ पे राज्यसभा का चुनाव लड़वाना पड़ रहा है? क्यों रणदीप सुरजेवाला नहीं थे, कुमारी सैलजा नहीं थी? सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर गुटबाजी की बात तब आए अगर कोई गुट किसी बात के लिए, हरियाणा के कोई लोग, राज्यसभा का हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, कि उम्मीदवार चुना जाए और हरियाणा के 2 लोग उसका अपोज करें तो होती है ना गुटबाजी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग कर रहे हैं। 31 विधायक चाहिए राज्यसभा चुनाव को जीतने के लिए, 31 कांग्रेस के पास है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं, क्या डर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं वो? अगर वो क्रॉस वोटिंग करेंगे तो पार्टी से बाहर हो जाएंगे। आप मेरी बात समझे इस बात को। हमारे यहाँ कोई क्रॉस वोटिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने आपको बोला कि वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, कुलदीप बिश्नोई जी भी और अजय माकन जी भी। अजय माकन जी का नाम जो अनाउंस हुआ है वो हाईकमान ने किया है, और हाईकमान के अगेंस्ट ना कुलदीप बिश्नोई है, ना हुड्डा साहब है, ना किरण चौधरी है, ना कोई और है। तो फिर कैसे गुटबाजी हुई? आप समझ नहीं रहे मेरी बात, समझे? कांग्रेस के साथ साथ एक वर्ड चलता है गुटबाजी गुटबाजी। ये वर्ड किस तरह से गुटबाजी चलती है कांग्रेस में, केवल जी मानिए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, उसका खामियाजा। चलिए मैं प्रवीण जी के पास आती हूँ। प्रवीण जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने भी सुना, उन्होंने कहा बाहर के लोगों को राज्यसभा का टिकट दिया क्या, और उन्होंने कहा कि गुटबाजी जो है वो कांग्रेस के साथ चलती है, लेकिन गुटबाजी नहीं है, ये आला कमान ने डिसाइड किया है, हाई कमान ने डिसाइड किया है। देखिए, मैं सुन रहा था, केवल ढींगरा जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये हाई कमान ने डिसाइड किया जी। ढींगरा जी की बात से ऐसा लग रहा था कि हाई कमान की बात तो बहुत सुनती है कांग्रेस। भाई, हाई कमान ने तो पिछले राज्यसभा चुनाव में आर.के. आनंद को भेजा था, वो भी हाई कमान का फैसला था, लेकिन हुड्डा साहब ने तो वो नहीं माना। क्या हुआ आप पूरे प्रदेश में देखा। देखिए, जिस राजनीतिक दल में इस बात के लिए प्रभारी को चिट्ठी जारी करनी पड़े कि किस प्रोग्राम में किसका फोटो लगेगा, किसका नहीं लगेगा, अगर इस तरह की चिट्ठी सार्वजनिक तौर पे जारी करनी पड़े, उसके बावजूद अगर प्रवक्ता कहे कि साहब हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है। रणदीप सुरजेवाला जो हरियाणा से नेता है, हालांकि देखिए राज्यसभा में आप किस प्रदेश से किस नेता को भेज रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन अगर आपकी हरियाणा की सीट वैकेंट हो रही है और आप अपने हरियाणा के नेता को हरियाणा से न भेज के राजस्थान भेजें और उसके बाद ये कहें कि साहब गुटबाजी नहीं है। अगर किरण चौधरी हुड्डा साहब के प्रोग्राम के ऊपर तंज कसे, उसके बाद कहें साहब गुटबाजी नहीं है। अगर श्रुति चौधरी 2 दिन पहले नारनौल में जाके एक प्रोग्राम करती है और वहां पे ना तो हुड्डा साहब की फोटो होती है और ना दीपेंद्र की फोटो होती है, और फिर आप कहें कि साहब गुटबाजी तो नहीं है। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि वो गुटबाजी क्या तब समझ में आएगी जिस तरह से अशोक तंवर साहब के ऊपर लाठी डंडे चले थे। जब आप लोग वो चला लेंगे तब आप कहेंगे कि साहब गुटबाजी। एक राजनीतिक दल के अंदर जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बदलता है, अध्यक्ष के बदलते ही एलओपी की फोटो बदल जाती है। देखिए, अध्यक्ष बदलेगा स्वाभाविक है, जो नया अध्यक्ष आएगा उसकी फोटो कार्यालय में लगेगी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन एलओपी का मतलब क्या है? उससे अध्यक्ष की फोटो नहीं लगेगी, एलओपी की फोटो लगेगी, फिर कहते हैं साहब हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है। अरे प्रवीण जी, आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ
प्रवीण जी, हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। राजकुमार जी, आपने भी सुना होगा बीजेपी के प्रवक्ता को भी, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, जैसे राज्यसभा की डेट अनाउंस हुई, राजनीतिक दल अपने अपने उसमें लग गए कि पर, लेकिन बड़ा झटका यहाँ पर ये लगा है कि बाहर के लोगों को सीटें दी गई हैं। देखिए, जो राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवार घोषित किए हैं, एक बीजेपी ने, कांग्रेस ने है जी, उन उम्मीदवारों के नाम पर नजर डालें, उसके पीछे के गणित को समझें, इसके बीच दिशा का जो अंतर है उसका भी संकेत हमको मिलता है। आपने भी कहा कि अगर दोनों दल एक एक उम्मीदवार उतारते हैं तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी, दोनों दलों को एक एक सीट मिल जाएगी। नहीं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी, मैं प्रवीण जी के पास आऊंगी, प्रवीण जी के पास आऊंगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी एक और कैंडिडेट उतार सकती है राज्यसभा के चुनाव के लिए। जी जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। आप किससे पूछ रहे हैं? बोलिए। नहीं, आप बोलिए राजकुमार जी, मैं आऊंगी प्रवीण जी आपके पास बात में। मैं वही कह रहा था कि इससे दशा और दिशा का फर्क चलता है। बीजेपी को मिलनी है कि सुनिश्चित है मिलना, उसके लिए उसने ऐसा उम्मीदवार का भी है और सामाजिक संतुलन को साधते हुए राजनीतिक समीकरण बनाने का काम कर सकता है पार्टी के लिए। कांग्रेस के लिए जो एक सुनिश्चित सीट मानी जा रही है, हालांकि उसमें FN बट बहुत सारे हैं, उसके लिए कांग्रेस को उम्मीदवार ढूंढ के लाना पड़ा दिल्ली से, जबकि हरियाणा में कम से कम 3 दावेदार थे, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुलदीप बिश्नोई। तो इससे पता चलता है कि दोनों पार्टियों की दशा क्या है और दिशा क्या है। एक एक सीट अगर उम्मीदवार उतरता है दोनों को मिल सकती है, लेकिन जैसा आपने कहा और मेरा मानना है कि जो पॉलिटिकल लॉजिक है वो ये कहता है कि बीजेपी को एक और उम्मीदवार उतारना चाहिए, क्योंकि एक उम्मीदवार जिताने के लिए आपको 31 वोट चाहिए, आपके पास अपने 40 हैं, 10 आपके पास जजपा के हैं जो आपके गठबंधन में शामिल है, और 7 में से 6 निर्दलीय आपके पास हैं। कांग्रेस के एक बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई हम मान सकते हैं, उनकी नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। तो अगर बीजेपी 2016 की तरह कोई ऐसा उम्मीदवार लाती है जो निर्दलीय की हैसियत से लड़े और बाकी जो 2, 3, 4 वोटों की जरूरत पड़े वो जुगाड़ कर ले, मतलब फायदा हो सकता है यहाँ पर बीजेपी को। निश्चित रूप से पॉलिटिकल लॉजिक कहता है कि बीजेपी को दांव खेलना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल बचा है। अभी जो राजनीतिक माहौल बनेगा उसका असर अगले चुनाव तक रहेगा। जी, चलिए आप बने रहे राजकुमार जी हमारे साथ। सुशील, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने भी सुना होगा राजकुमार जी को, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी यहाँ पर एक और उम्मीदवार उतारती है तो फायदा हो सकता है बीजेपी को। और निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी उम्मीदवार उतारे या फिर बीजेपी समर्थित हो, चूंकि जी बोलिए सुशील आप। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी उतारती है या फिर बीजेपी किसी निर्दलीय को समर्थित करती है, यह कल देखना होगा। और कहीं ना कहीं अंक गणित, चूंकि देखिए इससे पहले जब मुख्यमंत्री गुरुग्राम में थे, उनसे जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं उतारेंगे, उन्होंने साफ कहा कि हम समीकरण देख रहे हैं। और उनके बयान के बाद, चाहे वो धर्म सिंह छोकर जो समालखा से विधायक हों, कांग्रेस के हुड्डा साहब के काफी करीबी हैं, उन्होंने भी मुलाकात की, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी मुलाकात की, और उसके बाद और भी कुछ जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी मुलाकात की है मुख्यमंत्री से। हालांकि इस संदर्भ में जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस में बहुत सारे मित्र हैं मेरे जो मिलते रहते हैं, या और चुटकीले अंदाज में वो कहकर इस बात को टाल गए। तो उससे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी अंक गणित और समीकरण जुटाने में लगी हुई है। आज जब एक बीजेपी के बड़े नेता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है कि हरियाणा में एक कैंडिडेट समर्थित उतारेगी। निश्चित तौर पर बीजेपी अपने पार्टी से न उतारकर एक समर्थित कैंडिडेट उतारेगी, और उसको लेकर जो रणनीति तय की जाएगी और कहीं ना कहीं अंक गणित का खेल होगा, उसको लेकर विचार जारी है और उसको लेकर लड़ाई जारी है। हालांकि यह देखना है, चूंकि कल नामांकन होना है, और देखना है कि कल क्या वास्तव में ऐसा कोई समर्थित उम्मीदवार उतरता है। चूंकि अगर नहीं उतरता तो निश्चित तौर पर चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक सीट दोनों पार्टियों के पाले में है और फिर एक एक सीट दोनों को मिल जाएंगी। जी चलिए सुशील बने रहे। प्रवीण जी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या फाइनली लग सकती है मोहर दूसरे कैंडिडेट के लिए? देखिए ऐसा है कि आपके चैनल पे मैं इसी विषय पे एक दिन चर्चा कर रहा था जी, और मैंने उस दिन बड़ा स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी 100% जीतने के लिए चुनाव लड़ती, हम आधी अधूरी जीत के लिए कभी नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं 100% जीत के लिए। और रही बात दूसरे उम्मीदवार की, जैसे राजकुमार जी ने अभी वोटों का इक्वेशन जो है वो समझाया, भारतीय जनता पार्टी के पास
अगर कोई ऐसा उम्मीदवार आता है जो पार्टी के अंदर अपनी आस्था को जताता है, नीतियों में आस्था जताता है और वो समर्थन मांगती है, तो उसके ऊपर पार्टी स्वाभाविक का विचार करती है। अभी कल शाम तक का वक्त हमारे पास है, मुझे लगता है कि शाम तक कल इंतजार करना चाहिए, उससे पहले ही ये चीज आपके सामने आ जाएगी। लेकिन फिर दोहराऊंगा कि हमारी लड़ाई हमेशा 100% जीत की होती है, आधी अधूरी जीत के लिए हम नहीं लड़ते। जी चलिए केवल जी, आपने भी सुना, क्या अगर बीजेपी यहाँ पर दूसरा कैंडिडेट उतारती है तो कितना खामियाजा यहाँ पर कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, अभी प्रवीण अत्रे जी ने कहा हम किसी कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं। इनको इंतजार करते रहना चाहिए, अच्छी बात है, ये इंतजार करते रहे और कैंडिडेट हमारा जीत के आ जाएगा, तो इंतजार करते रहना अच्छी बात होती है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अत्रे जी को ये भी समझना चाहिए, ये भी आईएनएलडी से बीजेपी में आए और जो मौजूदा कैंडिडेट हैं वो भी जो है दूसरे दल से बीजेपी में आए, तो ये बताना चाहिए इनको कि वहां गुटबाजी कितनी थी, क्यों आया बाहर से कैंडिडेट इनका। कृष्ण पवार जी जो कैंडिडेट बने हैं वो तो आईएनएलडी के नैलो से आए हैं। दीजिए जवाब अत्रे जी, दीजिए जवाब, आपने भी तो बाहर का कैंडिडेट ऐसा है कि कृष्ण पवार जी इंडियन नेशनल लोकदल में 2014 से पहले थे। 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ा था, चुनाव जीते थे, सरकार में मंत्री रहे। 2014 से 2019 तक वो सरकार में मंत्री रहे हैं। और अगर अभी भी ढींगरा जी ये कहेंगे साहब वो तो बाहर से आए थे, वो तो बाहर से आए थे, तो ढींगरा जी चिल्लाते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। 7 साल से ज्यादा, 7.5 साल से ज्यादा हो गए हैं कृष्ण पवार जी को भारतीय जनता पार्टी में। और जो व्यक्ति राजनीति करता है वो पहले अगर किसी दल में राजनीति करता हो और वो ये कहता है कि मैं अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी में प्रकट करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास प्रकट करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, और वो व्यक्ति अगर काबिल है तो भारतीय जनता पार्टी उसको शामिल करती है, क्योंकि उसने जब अडॉप्ट कर ली हमारी आइडियोलॉजी, जब उसने हमारी संस्कृति अडॉप्ट कर ली, हमारी विचारधारा अडॉप्ट कर ली, क्योंकि राजनीति तो लड़ाई विचारधारा की है। हालांकि कांग्रेस के मित्र की बात तो नहीं समझेगी, क्योंकि कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। मैं यहाँ दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप केवल जी से ये सवाल पूछ ले कि बताइए कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, और अगर केवल जी जवाब देते इस बात का, क्योंकि कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कोई आइडियोलॉजी होगी तभी तो इस बात को समझेंगे कि विचारधारा क्या चीज होती है। साहब भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बीजेपी ने अत्रे जी यहाँ पर बीजेपी ने भी जातीय समीकरण के हिसाब से उन्हें भेजा है, क्योंकि दलित समाज से आते हैं। कृष्णपाल परमार दलित समाज से आते हैं, और इससे पहले उनका नाम चर्चा में नहीं था बीजेपी की तरफ से। ऐसा नहीं है कि अगर नाम चर्चा में होगा तभी पार्टी उसको उम्मीदवार बनाएगी, ऐसा नहीं हुआ करता। पार्टी ने एक ऐसे नेता को जो दलित समाज से संबंध रखता है, दलित समाज में पिछले, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कृष्ण पवार जी 7 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से 5 विधानसभा चुनाव उन्होंने जीते हैं। मतलब सीधा सा है कि उनका राजनीति का तजुर्बा, जो वो दलित समाज के अंदर काम कर रहे हैं, लगभग 35 साल से ज्यादा हो गए हैं उनको समाज में काम करते हुए, समाज की भलाई के लिए काम करते हुए। और कृष्ण पवार जी वो नेता है जो समाज की भलाई में लगातार रहे। प्रवीण जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है, प्रवीण जी, अगर दूसरा कैंडिडेट यहाँ पर बीजेपी उतारती है, क्योंकि जैसे खबर आ रही है सामने कल नामांकन होगा और उससे पहले अगर कैंडिडेट उतारा जाता है, जो गठबंधन में दरार पड़ी हुई है, आप भी भलीभांति जानते हैं, नगर निकाय चुनाव बीजेपी अकेली लड़ रही है यहाँ पर, तो ऐसे में आपको उम्मीद है कि दूसरा कैंडिडेट जीत सकता है? देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार उतार दिया है कृष्ण पवार जी के नाम से। अब जो दूसरे कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत नहीं हो सकता। वो ऐसा उम्मीदवार तो हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता कि कोई ऐसा उम्मीदवार जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे आए और पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए समर्थन मांगे, क्योंकि हमारे पास पहली प्रेफरेंस के वोट बचे हुए हैं, और हमारे पास जो वोट बचे हुए हैं, अगर कोई उम्मीदवार हमसे समर्थन मांगता है उन वोट के लिए, इस पे पार्टी विचार करेगी। लेकिन अधिकृत उम्मीदवार आ चुका है पार्टी। जी राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने भी सुना होगा कि क्योंकि अभी पिछले कल ही ऐलान किया गया, उस एक दिन पहले ऐलान किया गया कि नगर निकाय के चुनाव बीजेपी अकेली लड़ेगी और 40 सीटें हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आता है तो वो सभी के सहयोग से आएगा। देखिए, जाहिर सी बात है ना, दूसरा कैंडिडेट जो भी होगा निर्दलीय होगा और उसको जज्बा भाजपा के विधायक या निर्दलीय विधायक जो भी हैं वो समर्थन करेंगे। 2016 में क्या हुआ था,
सुभाष चंद्रा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े और भाजपा ने उनका समर्थन किया था, तो कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, अपने वोट खाली छोड़ दिए थे, उसके चलते वो जीते थे। तो जो भी हो उम्मीदवार होगा निर्दलीय होगा। जहां तक आपने कहा कि जजपा और भाजपा गठबंधन में जो दरार की बात हो रही है, मुझे लगता है उस दरार का असर राज्य स्तर पर इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा और वैसा नहीं पड़ेगा जैसा हम आज चर्चा कर रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, जसपा के लिए झटका हो सकता है क्योंकि शायद उसके लिए तैयार नहीं थी। भाजपा की तैयारियां निकाय चुनावों के लिए, पालिका चुनावों के लिए पिछले 3-4 महीने से चल रही थी, लेकिन वो दरार जो भी है मुझे नहीं लगता उसका हाल फिलहाल कोई असर राज्य स्तर पर जो गठबंधन उस पर पड़ने वाला है या राज्य में जो सरकार चल रही है उस पर पड़ने वाला है। उम्मीदवार कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उसको कांग्रेस से भी 2-3-4 वोटों का इंतजाम करना होगा। जी, और अगर ऐसे में कांग्रेस के वोट आ जाते, क्योंकि कांग्रेस के तो विधायक पहले ही नाराज चल रहे हैं। केवल जी 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 जी, कांग्रेस के कुछ विधायक तो पहले ही नाराज चल रहे हैं। 25 विधायक एक साइड होते, 6 विधायक एक साइड होते हैं। ऐसे में अगर गणित बिगड़ता है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को, और पहले ही बार का कैंडिडेट लाके खड़ा किया है कांग्रेस ने। अब ये तो मुझे पता नहीं नाराज कौन सा, आपको कुछ बता गए होंगे तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। 6 विधायक एक साइड में इंटरप्ट ना किया करो। जी बोलिए। आप मेरी बात को समझा करें। प्रवीण अत्रे जी विचारधारा पूछ रहे थे कांग्रेस की कौन सी है। अत्रे जी को खुद की विचारधारा बतानी चाहिए। पहले INLD में थे, वहाँ कौन सी विचारधारा थी, अब बीजेपी में आ गए, अब कौन सी विचारधारा है। और कांग्रेस की विचारधारा कौन सी पसंद है इनको, ये बताएं। अरे आप ये बताइए, आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, मुझे 2 लाइनों में बता दीजिए। आप किस आइडियोलॉजी पे कांग्रेस काम करती है? 2 लाइनों में, नहीं 2 लाइनों में बता दीजिए, पता तो लगे। आपको गांधी की विचारधारा पसंद है या गोडसे की विचारधारा पसंद है, वो बताइए ना। देखिए, ऐसा है कि हम राष्ट्रवाद की विचारधारा को पसंद करते हैं। अखंड भारत हमारा एक सपना है, देश एक राष्ट्र है। हम राहुल गांधी की तरह संविधान के खिलाफ जाते हुए ये नहीं कहते कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत प्रदेशों का समूह है, जबकि हमारे संविधान के प्रेम्बल में लिखा है कि भारत एक राष्ट्र है। उसके बावजूद राहुल गांधी विचारधारा की बात नहीं है, हम बात यहाँ पर राज्यसभा चुनाव की कर रहे हैं। केवल जी, प्रवीण जी, हम राज्यसभा चुनाव की, क्योंकि नेता है, दल बदलते रहते हैं, कभी इस तल में कभी उस तल में, उस चीज की बात नहीं। इनका अगला टारगेट कौन सा है ना, क्योंकि गोडसे वाली विचारधारा के लोग हैं, इनके टारगेट होते हैं, तो इनसे पूछे कौन सा टारगेट है अब आपका। विचारधारा की बात छोड़िए, हम राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद, देश प्रथम। हम आपकी तरह चाइना के साथ नहीं खड़े होते, आपकी तरह पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होते, आपकी तरह विदेश में जाके भारत के खिलाफ नहीं बोलते। हमारे लिए राष्ट्र पहले है, देश पहले है, ये हमारी विचारधारा है। जी। पुलवामा का अटैक जो हुआ था उसके ऊपर कौन सी चेकिंग करवाई, कौन सी SIT बिठाई, कौन सी, मतलब केवल जी मुद्दा हमारा राज्यसभा के चुनाव है, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। पुलवामा में प्रवीण जी और केवल जी मुद्दे पर आइए, राज्यसभा चुनाव है। अरे हुडा साहब से पूछ लेते, जो राहुल गांधी ने पुलवामा पे जो हमला हुआ, पुलवामा का और पाकिस्तान की भाषा बोली, हमें पुलवामा का मुद्दा नहीं चाहिए, हमें अभी बात जो हम राज्यसभा चाइना के साथ खड़े होते हो भाई। राज्यसभा चुनाव पे बात कीजिए, राज्यसभा चुनाव पे। सुशील मैं आपके पास आती हूँ, क्या जो प्रदेश बिल्कुल अनु एक सवाल जो अनु जी पूछिए। अनु एक सवाल है, जरा कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे एक बार पूछिए। मुझे समझ में नहीं आया था, हालांकि कल जो रैली हुई कांग्रेस की फतेहाबाद में, उसके बाद एक ट्वीट आया था कुलदीप बिश्नोई का, और उन्होंने शायराना अंदाज में कुछ लिखे थे उस रैली के संदर्भ में। जरा पूछिए कि वो क्या था, अगर गुटबाजी नहीं है तो फिर वो क्या है। केवल जी मानने के लिए तैयार नहीं है कि गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में, पर फिर भी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, हमारे 31 विधायक है, 31 के 31 विधायक वोट करने जब जाएंगे और वोट हो जाएगी, तब आपसे आप सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा।
और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, आप रुक जाना और भागना मत तब आप रिकॉर्ड करके रख लेना, रिकॉर्ड करके केवल जी इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके रख लेना। 10 जून को हम भी बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। और आप ये देखना कि 31 2016 में भी यही हुआ था, 2016 में भी यही हुआ था। 2016 में क्या हुआ था? अगर जब 31 विधायक वोट कराएंगे तो आप अपने आप को शीशे में देखना। क्यों 6 विधायक एक साइड चलते हैं, 25 एक साइड चलते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सरकार का खर्चा बच जाए, चुनाव मतदान की जरूरत न पड़े। केवल जी बनाना पड़ा। जरा अंक गणित, जरा वोट दे देंगे। अनु हम शीशे में नहीं, यहीं से जवाब लेंगे आपसे। आप जरा केवल जी जवाब लेंगे। जी सुशील बोलिए। अनु अपने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी राजकुमार जी बैठे हैं, बखूबी वो बता भी रहे थे अंक गणित। जरा केवल जी से हम जानना चाहेंगे, चलिए वो दरकिनार कर रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट को भी कुछ नहीं, जरा ये अंक गणित समझा दीजिए कि अगर कुलदीप बिश्नोई जी किसी कारणवश क्रॉस वोट करते हैं या एब्सेंट होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्योंकि मैं भी कुछ समझना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, प्रवक्ता हैं तो निश्चित तौर पे आप मेरा इम्तिहान ले लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ 30 विधायकों की जरूरत है, लेकिन वो 31 में है और हमें कोई 31 का गणित है, 31 चाहिए राज्यसभा, लेकिन नहीं 30 चाहिए हमें। इनका गणित मैं बता देता हूँ, इनको गणित समझ नहीं आएगा। नहीं काउंटिंग मैं समझा दूंगा, मेरे पास आ गए, मैं समझाऊंगा इनको काउंटिंग। सुनो यहीं पे समझा दीजिए केवल जी, यहीं पे समझा दीजिए। समझा तो रहा हूँ कि 30 चाहिए हमको। सर यहाँ बताइएगा तो हमारे दर्शक भी समझेंगे कि आखिर चूंकि सबके दिमाग में यह की स्थिति है कि आखिर राज्यसभा में क्या होगा। और हम लोग जो सवाल केवल जी, हम लोग सवाल मैं सवाल केवल इस बिना पे पूछ रहा हूँ, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं ये पूछ जानना चाह रहा हूँ कि कहीं कोई खराब नहीं मान रहे हैं जी। राजकुमार जी राजकुमार जी बेहतर बताएंगे। नहीं राजकुमार जी आप समझा दीजिए कि कितना बहुमत का आंकड़ा कितना है? मैं वही कह रहा हूँ कि कायदे से 30 विधायकों पर इनका राज्यसभा क्लियर हो जाएगा जी, और 30 पर बीजेपी का हो जाएगा जी। लेकिन बाकी जो विधायक बचते हैं 30, उनकी भी तो भूमिका हो सकती है अगर बीजेपी पॉलिटिकली कोई मूव चलती है तो, या किसी तीसरे उम्मीदवार को सपोर्ट के तौर पर उतार देती है तो। दूसरी बात मैं कह रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता की बात कर रहा था, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। ऐसा है, पहले उम्मीदवार के लिए 31 वोट की जरूरत है और दूसरे उम्मीदवार के लिए 30 वोट की जरूरत है। और हमारा दूसरा उम्मीदवार है जिसमें हमें 30 वोट की जरूरत है, लेकिन हमारे पास 31 है। आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप बता रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई आपके साथ नहीं है, ऐसा संकेत वो बार बार दे रहे हैं। जी हमें दूसरा है, लेकिन हम 31 है, मैं बता रहा हूँ आपको। माने बात देखिए, केवल आप माने न माने हैं वो अलग बात है, हम तो समीकरणों की चर्चा कर रहे हैं ना। अरे सुनिए, जो होगा वो तो बाद में पता चलेगा, अभी हम समीकरणों की चर्चा कर रहे हैं। गुटबाजी पे सुनिए चर्चा आप गुटबाजी पे कर रहे हो, हमारे गुटबाजी नहीं है। जिस समय 31 वोट पड़ जाएंगे तो इनको जो गुटबाजी की बात कर रहे हैं अपना अपना शीशा देखे वो जरूर। केवल जी गुटबाजी नहीं है, 2016 में क्या हुआ था? तब भी देखा था जब उदयभान 2016 में क्या हुआ था फिर? तब भी देखा था और तब भी देखा था जब भूपेंद्र हुड्डा एक मंच पे होते थे, कुमारी सैलजा एक मंच पे होती थी, क्यों अलग दिखाई देते थे दोनों? बता रहा हूँ, अभी मंच सारे एक है, मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको। कल का ही हम कह रहे हैं ना, कल का ट्वीट देखो, परसों का किरण चौधरी का ट्वीट देखो, किरण चौधरी का ट्वीट देखो, साफ कहा उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष क्या व्यर्थ के हैं। मैम सुनिए, आप सुनना अच्छा लगेगा। नहीं हम सुन रहे हैं आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। कल के फंक्शन के अंदर श्रुति चौधरी हुड्डा साहब के साथ बैठी थी, फोटो देखे, मैं भेजूं आपको? वो तो हमने देख लिया, लेकिन परसों किरण चौधरी ने भी तो ट्वीट किया है, आपके पास है ट्वीट? बताना चाह रहा हूँ, इतना ही बताना चाह रहा हूँ, गुटबाजी मत चलाइए, गुटबाजी कोई नहीं है। गुटबाजी कोई नहीं है, अंतरकला कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। अंतरकला वो तो जवाब ही नहीं दे रहे, उनका तो कैंडिडेट भी लगातार एक बात बोल रहे हैं, ये कुलदीप बिश्नोई का इन्होंने जिक्र कर दिया, इनसे पूछिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं केवल जी, कपिल सिब्बल कितने हैं? अगर मैं बात करूंगी बहुत सारे लोग हैं। सुनिए, जो गोडसे की विचारधारा के लोग नहीं है उनको जानना चाहता हूँ, शमशेर गोगी जो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है? शैली चौधरी का क्या कहेंगे? आप कहते हैं गुटबाजी नहीं है,
आपका लगातार पार्टी स्तर पे विरोध शमशेर गोगी करते रहे हैं। शमशेर गोगी ने आपका विपक्ष प्रोग्राम का विरोध किया। जो आप केवल कुलदीप बिश्नोई की बात ना करें ढींगरा जी, 6 और है इनके अलावा, इनमें से शमशेर शैली चौधरी है, इनके बारे में क्या कहेंगे? जब बैठक बुलाते हैं उस बैठक में 2 साल होते और शैलजा जी कोई बैठक शामिल क्यों नहीं होते थे? इन बातों पर गौर करना पड़ेगा। अच्छा केवल जी एक सवाल मेरा आपसे, केवल जी एक सवाल मेरा यहाँ पे, ठीक है आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है, हम मान लेते हैं कि गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, रणदीप सुरजेवाला को क्यों राजस्थान भेजना पड़ा? क्यों भेजना पड़ा? ये हाईकमान की मर्जी है, आप उनसे हाईकमान से सवाल पूछे ना। हम क्यों पूछेंगे हाईकमान से सवाल? आपको यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता बिठाया गया है, आप जवाब देंगे यहाँ पर क्यों रणदीप सुरजेवाला को भेजा गया? दूंगा। ये हमारे हाईकमान की मर्जी है, कौन किसको। हाईकमान जानती थी ना अच्छे से, हाईकमान जानती थी ना अच्छे से कि गुटबाजी चल रही है हरियाणा कांग्रेस में, अंतरकला चल रही है, उसका खामियाजा यहाँ पर कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। आप हाईकमान से, एक मिनट, आप हाईकमान से पूछे, हमने फैसला नहीं किया। हम हाईकमान से क्यों पूछेंगे? आपको हमने इसीलिए बिठाया है, आपको यहाँ पर इसीलिए बिठाया। कांग्रेस की बात रखेंगे आप, केवल जी कांग्रेस की बात रख रहे हैं आप। सुनिए, ये गोरसे वाले हाईकमान की बात समझते हैं नहीं समझते मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्होंने जो कैंडिडेट बनाया है वो गोरसे की विचारधारा का नहीं है। 2016 में आपने सुनी थी हाईकमान की बात ढींगरा जी? 2016 में क्यों नहीं सुनी थी हाईकमान की बात? वो तो सोनिया जी ने सीधा समर्थन दिया था आर.के. आनंद को। हम आपकी पार्टी अनुशासन, तब क्यों नहीं सुना आपने? और दूसरी बात मुझे बताइए, रणदीप सुरजेवाला ने 2016 में अपना वोट उठा के जब रद्द करवाया था, वो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? और जब आप रणदीप सुरजेवाला के साथ जो आप कांटा निकाल खेल खेल रहे हैं, वो कांटा निकाल खेल तो अभी भी खेला जा सकता है, क्योंकि आपकी पार्टी की ये कांग्रेस की कल्चर है। कांग्रेस के अंदर ऐसा होता रहा है, पहले दिन से कांग्रेस में ऐसा होता रहा है कि एक नेता दूसरे नेता के लिए इस तरह की बलि लेता रहा है, और ये आपकी आदत है। कांग्रेस तभी तो कांग्रेस खत्म हो गई। सुनिए, देश भर में कांग्रेस जीरो क्यों हो गई? आज ढींगरा जी मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसी कैसे? एक मिनट में राजकुमार जी के पास आ रही हूँ। पवन जी, ढींगरा जी एक मिनट में राजकुमार के पास आ रही हूँ। राजकुमार जी, कांटा निकाल दिया जी, इस बार अत्रे जी ने बीजेपी का कांटा निकाल दिया, क्योंकि कौन सा कांटा निकाल दिया? कौन सा कांटा निकाल दिया? विश्वास है कि हरियाणा से भी खत्म हो जाओगे, खत्म हुए हरियाणा से भी निपट जाओगे, पूर्ण विश्वास है। INLD के आदमी उसकी विचारधारा मैं बता रहा हूँ आपको ढींगरा जी, आप कैसे प्रवक्ता एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। निपट जाओगे राजकुमार जी। क्या निपट जाएंगे? हम किससे निपटेंगे? हम तो जैसे पूरे सिटी पार्लियामेंट में क्या है जानते ना, आपने पिछले 45 चुनावों में से एक भी नहीं जीत पाए। आप 2014 के बाद छोटे बड़े मिला के आपके हालात ये है, पूरे देश से आप निपट गए हो, विपक्ष का दर्जा आपके पास लोकसभा में है नहीं है, तो आप हरियाणा से भी निपटोगे, आप जैसे प्रवक्ता रहे तो पक्का निपटोगे। आप करते हैं, सवाल का जवाब देते नहीं है, दाएं बाएं की बात करते हैं, आप जैसे प्रवक्ता रहेंगे तो हरियाणा में भी खत्म है खेल आपका। अरे कुछ नहीं है, आप चिंता मत करिए, दोबारा फिर कुछ नहीं है तो ये आपको 2024 चलिए राजकुमार जी मैं आपके पास आती हूँ। पवन जी, केवल जी एक मिनट, राजकुमार जी मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि आपने भी देखा दोनों पार्टियों ने लिस्ट जारी की है, लेकिन कांग्रेस ने उन नामों को आगे किया, उन चेहरों को आगे किया है जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ज्यादा खास है यहाँ पर। देखिए, मैंने पहले टिप्पणी की थी, उम्मीदवारों की घोषणा दोनों दलों की दिशा बताती है जी। भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक राजनीतिक विस्तार के साथ आगे बढ़ रही है, उसी रणनीति के साथ उम्मीदवारों का चयन होता है। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि चुनाव दर चुनाव हारते हारते वो उसका दायरा इतना सिमट गया है कि अगर वो राज्यसभा में एडजस्ट नहीं कर पाती है बड़े नेताओं को, तो पार्टी छोड़ के कोई किसी पार्टी, जैसे कपिल सिब्बल का उदाहरण आपने दिया। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि उसको अपने उपयोगी नेताओं को एडजस्ट भी करना है और एडजस्ट करके संतुष्ट भी करना है। ये ठीक है कि कानूनन एक राज्य के राजनेता को दूसरे राज्य से राज्यसभा भेजने पर अब कोई रोक नहीं है, पहले होती थी, जो राजनीतिक दलों ने अपनी सुविधा के लिए बदल के संविधान में संशोधन किया। लेकिन अभी भी ऐसा कम देखने को मिलता है कि आप जिस राज्य के राजनेता को भेज रहे हैं वहां सीट खाली है, लेकिन आप दूसरे राज्य से भेज रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कहीं किसी सामंजस्य की, संतुलन की, सौहार्द की कमी है। आप देखें, राजस्थान
जहां अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस आप सत्ता में है, आप वहां से तीनों उम्मीदवार वो भेज रहे हैं जो उस राज्य से रिश्ता नहीं रखते। रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के हैं, मुकुल वासनिक महाराष्ट्र के हैं, प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश के हैं। आप राजस्थान के कांग्रेस जनों को क्या जवाब देंगे? अगले चुनाव में जब इस पर सवाल पूछा जाएगा, आप क्या जवाब देंगे? तो हमें मान लेना चाहिए कि कांग्रेस की परिस्थितियां ऐसी हैं कि नेता बहुत हैं, राज्य बहुत कम बचे हैं जहां से उनको एडजस्ट किया जाता है, तो उनकी मजबूरी भी है। तो हम जब बात कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी को भी ध्यान में रखें। वो राज्य के नेतृत्व को नाराज नहीं कर सकते, और राज्य के नेतृत्व के बिना जब उम्मीदवार उतारते हैं तो 2016 जैसे प्रकरण होते हैं। तो उन्होंने राज्य के नेतृत्व को भी ध्यान में रखा है, जो एलओपी है, स्टेट प्रेसिडेंट है। वही ना, गुलाम नबी आजाद जैसे, आनंद शर्मा जैसे चेहरों को जगह नहीं मिली। देखिए, यही सेम मामला बीजेपी के अंदर भी है। सवाल कई जगह से उम्मीदवार किसी दूसरी स्टेटों में भेज के उतारे हैं, तो बीजेपी भी तो सेम काम नहीं है। मेरा उनसे सवाल है, प्रवीण जी से भी सवाल है, क्योंकि मुस्लिम चेहरा कोई सामने नहीं आया है। मुस्लिम चेहरा एक तरफ उंगली करो तो 4 उंगलियां अपनी तरफ से आपने मुझसे सवाल पूछा है। मेरा प्रतापगढ़ी, मेरा सवाल है प्रवीण जी से भी कि मुस्लिम चेहरा कोई नहीं दिया गया है राज्यसभा के लिए। देखिए, ये ऐसा है, आपने जो सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़ी स्पष्ट है जी। जो नेता जमीनी स्तर पे लोगों में रह के काम करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री हैं। देखिए, ऐसा है कि राज्यसभा का अभी टाइम जो है मुख्तार अब्बास नकवी जी का खत्म नहीं हुआ है जी। जब उनका समय खत्म होगा तभी विचार किया जाएगा ना। लेकिन मेरा केवल ये कहना है, जैसा राजकुमार जी भी जिक्र कर रहे थे, अब आप कृष्ण कुमार जी बोले, हरियाणा के नेता है, रहते हैं, लोगों की तकलीफ, लोगों की परेशानी का उनको जानकारी है। अब कांग्रेस में अंतर क्या है? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो नेता अपने जो कंपनी के मालिकों के दफ्तर में चापलूसी करेगा, जो राहुल प्रियंका सोनिया जी को सैल्यूट करेगा, उसके विषय में विचार होगा। आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, अब ये दोनों कोशिश करते रह गए। हालांकि जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि G23 से सिर्फ एक नाम सामने आया है। G23 से सिर्फ एक ही नाम सामने आया है। कांग्रेस ने सिर्फ एक नाम दिया G23 से। और जो मुझे तो मेरे पास जी बोलिए आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि वहां पे तो केवल कंपनी की, कांग्रेस एक कंपनी है, उस कंपनी में केवल जी जैसे लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जो कंपनी मालिकों की चापलूसी करेगा वही कंपनी में सेवाएं दे पाएगा। इस तरह की व्यवस्था कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ा है, वो तो एक परिवार की बपोती है और ये पूरा देश जानता है। अब जैसे आनंद शर्मा जी हैं, गुलाम नबी जी हैं, या G23 जिसका आप जिक्र कर रहे हो, G23 की वजह से आनंद शर्मा जी जो है और गुलाम नबी जी चूक गए। लेकिन मेरे पास जो जानकारी यहाँ तक भी है, आप गलत है ठीक है, केवल जी बताएंगे कि आनंद शर्मा जी के लिए तो उड़ा काफी प्रयासरत थे, लेकिन कंपनी मालिकों को नहीं पसंद था, वो नहीं चाहते थे कि वो इनको सेवाओं में रखे। अब जो मालिक चाहेंगे होगा तो वही, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कोई पार्टी वाला मामला तो है नहीं है, तो वहां भी गई चीज है ना। जो नेता गुटबाजी में शामिल थे, जो नेता गुटबाजी में शामिल थे, वो क्लीन बोल्ड होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी सुशील बोलिए। सुशील बोलिए। एक सवाल मेरा सबसे है, मैं शुरुआत चाहूंगा कि राजकुमार जी से करूं, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं कि आखिर कुछ दिन पहले जब चिंतन शिविर हुई तो उसमें कई कांग्रेस ने फैसले लिए और अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सोनिया गांधी ने भी कहा और हमने चलाया भी, डिबेट भी किया, और अच्छा लगा कि कांग्रेस अब कुछ ऐसे कड़े फैसले ले रही है। उस चिंतन शिविर में कुछ यह निकल कर आया कि अब कहीं ना कहीं महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, युवाओं को आगे लाया जाएगा, अच्छे पद युवाओं को दिए जाएंगे, एक परिवार एक पद का पद की नीति चलेगी, तमाम बातें कही गई। और अनु जी, और उसके बाद तुरंत ये राज्यसभा की जो लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट को देखें, उस चिंतन शिविर के फैसले को देखें, तो इन दोनों को देखकर समझ नहीं आता कि आखिर चिंतन शिविर में जो लिया गया फैसला था वो पहले ही चुनाव में क्यों धाराशायी हो गया। मैं राजकुमार जी से पहले चाहूंगा कि जवाब वो हमें समझाएं और थोड़ा सा बताएं इसे। देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है आदर्शवादिता और दूसरी होती है व्यवहारिकता। तो आदर्शवाद के तौर पर वो चीजें अच्छी है, प्रियंका गांधी ने महिलाओं को टिकट दिया यूपी में, अंजाम हम सबने देख लिया। तो बिना तैयारी के जब आप किसी फैसले को लागू करते हैं तो उसके परिणाम सामने नहीं आते। दूसरी बात, ये राज्यसभा चुनाव का मामला है। राज्यसभा चुनाव में आमतौर पर माना जाता है, अपवाद हो सकते हैं,
कि जो राजनीतिक अनुभव रखते हैं, जिनकी एक लंबी पृष्ठभूमि है समाज के लिए या पार्टी के लिए या दूसरे क्षेत्रों के लिए, उनको राज्यसभा में लाया जाता है। तो राज्यसभा को कहीं ना कहीं आपको यह अपवाद मानना पड़ेगा। अगर आप उम्र की बात करते हैं या महिलाओं के कोटे की बात करते हैं, उसमें मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस में महिलाओं की ऐसी कमी नहीं है, जिनके पास अनुभव भी था। सिर्फ एक ही रंजीता रंजन को ही भेजा जा रहा है राज्यसभा। उदाहरण के लिए हाँ, कुमारी सैलजा भी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं पार्टी की मजबूरी, जैसे मैंने पहले कहा कि उनके पास सीटें बहुत कम है राज्यसभा की, बहुत कम राज्य बचे हैं जहां से वो राज्यसभा में भेज सकते हैं, और ऐसे विश्वस्त और उपयोगी नेताओं की संख्या उससे कहीं ज्यादा है। तो उनको उनके बीच में चुनना पड़ रहा है। बाकी लोगों को हो सकता है संगठन में एडजस्ट किया जाए। तो कांग्रेस ने कहा है ठीक है, भारत को जानेंगे, यात्राएं करेंगे, सब करेंगे, दीर्घकालीन कार्यक्रम। ये तात्कालिक मजबूरियां हैं जो आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण से चलते। ढींगरा जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जी बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस ने तो कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे, बीजेपी के पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जो बीजेपी का था। इन्होंने आईएनएलडी के आदमी को उतार दिया चुनाव में। क्या कमाल है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास है लीडर, कांग्रेस ने अपने लीडर उतार दिए, लेकिन बीजेपी ने कौन सा लीडर उतारा? आईएनएलडी से लाके उतार दिया। तो कौन सी विचारधारा है ये किस चीज की विचारधारा हुई जो वोट से के साथ मेल ही नहीं खाती हो? प्रवीण जी दीजिए जवाब। उनका कहना है कि आपके पास अपना उम्मीदवार नहीं था। नहीं, देखिए, मैं इनकी बात का जवाब तो पहले ही दे चुका हूँ कि कृष्ण पवार जी को लगभग 8 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए, मंत्री रह चुके हैं प्रदेश सरकार में। इनको अभी भी अगर वो बीजेपी के नहीं लगते तो वो इनकी गलती है। लेकिन सुशील जी ने एक बड़ा वाजिब सवाल पूछा। सुशील जी ने कहा था कि कांग्रेस ने उदयपुर में जो चिंतन शिविर दिया, पहली बात तो सुशील जी समझिए, वो चिंतन शिविर इसलिए नहीं था कि कांग्रेस कोई बदलाव करना चाहती है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि कांग्रेस बदलाव नहीं करना चाहती, लेकिन कांग्रेस बदलाव करते हुए दिखना चाहती। और दूसरी बात, वो केवल इसलिए शिविर था कि कंपनी